हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो चलिए हम आज विजन की 20 एंड 21 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी अभी तक मिस हुआ है ना, मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी वो 10 एंड 11 दिसंबर की डाली थी ना। इसके बाद जो 12 से लेके 19 तक जो कवर होगा ना, वो मैं आपको डेली वीडियो डालूंगी। और इसके साथ ही मैं साइमल्टेनियसली सोच रही हूँ, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स हैं उसमें 6 मंथ्स रह गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक सीरीज लेके आऊँ जिसमें मैं आपको एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ाऊंगी। लाइक पॉलिटी के लक्ष्मीकांत कवर करवाऊंगी, स्पेक्ट्रम कवर करवाऊंगी, इकोनॉमिक्स में मैं मेनली श्री राम आईएएस कवर करवाऊंगी। उसके अलावा जब भी पीटी 365 की जो विजन की मैगजीन आएगी तो उससे हमारे सभी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। ज्योग्राफी मैं कोशिश करूंगी, बट मैं ज्योग्राफी का श्योर नहीं बोल सकती, ठीक है। लेकिन अपने मैं अकॉर्डिंग मैं सोच रही हूँ कि जो मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपको पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी का, और बाकी एनवायरनमेंट और ये शंकर आईएएस का जो भी है ना, ये थोड़ा थोड़ा ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें मेन पार्ट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 20 एंड 21 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है मल्टीपल बैंड बैंक्स नीडेड टू सॉल्व नॉन परफॉर्मिंग एसेट प्रॉब्लम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइज, अभी क्या है, जो CII है वो चाह रही है कि अभी जो डिफरेंट जो बैड बैंक्स हैं उनकी जो NPA की प्रॉब्लम है, आप सबको पता है NPA क्या होता है। NPA में वो पैसा होता है जो 90 दिन से ज़्यादा अगर आप ना हो उस पैसे का आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो और ना ही इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो पैसा अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कवर हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बताया है कि कैसे हम जो बैड बैंक्स हैं जिनका पैसा बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है उनको अपनी ये प्रॉब्लम किस तरह से वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो गाइस इसमें जो CII है उसने रिकमेंड किया है हमें सबसे पहले मल्टीपल बैड बैंक्स को सेटअप करना होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, जिसमें जो MPAs हैं, जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं स्टेट ओन्ड लैंडर्स की, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करेंगे, जो और ज़्यादा वर्सन हुई है कोविड की वजह से। इसके अलावा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है CII है, उसने रिकमेंड किया मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म में क्या होएगा, इसमें हम जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनको हम बोलेंगे कि आप NPA से खरीद लो। अब देखो, अब इसमें बढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। देखो गाइस, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक तरह का फंड होता है जो हम इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं इंडिया में, जो एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो क्या करता है, जो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि आप अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में क्या कर सकते हो, फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वो चाहे इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, एज पर डिफाइंड इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आपको सबको पता है, इसमें क्या हो, जो मेनली जो फॉरेन से जो लोग, मतलब कि देखो दो तरह के होते हैं, एक FDI होती है, एक FPI होती है। FDI में क्या होता है, हम मतलब कि किसी इंडस्ट्री में सेटअप कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम बस किसी शेयर में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक कॉमन मेथड है किसी भी इन्वेस्ट करना ओवरसीज इकोनॉमी में। जैसे मैंने सिक्योरिटीज आपको ऑलरेडी बता दिया, किसी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करो, किसी भी फाइनेंशियल एसेट में क्या करो आप मतलब कि इन्वेस्ट करो। ये फॉरेन के लोग जैसे इंडिया की किसी भी कंपनी में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक किसी शेयर खरीद लिए किसी के, इस तरह की, ठीक है। देखो एक एसेट रिजोल्यूशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, जो बैड बैंक है ना उनके पास से उनका मतलब कि खरीद लेती हैं। लाइक सपोज करो किसी को 1 करोड़ का लॉस हो रहा है किसी बैंक को, तो ARCs क्या करेंगी, उस बैड बैंक को बोल देंगे चल एक काम करते, मैं 1 करोड़ तो नहीं दे सकती, तेरे को 80 लाख दे देती हूँ। उसने 80 लाख दे दिए। अब वो जो ARC है ना, उसकी ड्यूटी है अब अपने आप वो जो भी डिफॉल्टर या जिसने भी पैसा नहीं दिया वो उससे पैसा ले ली, ठीक है। तो ARC का मतलब क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, ये मेनली एक तरह का सिंपली जो दे आर स्पेशलाइज्ड एंटिटीज टू फैसिलिटेट सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन फॉर NPS फॉर अर्लीस्ट रिजोल्यूशन एंड ब्रिंगिंग द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। मतलब सिंपल बात ये, जल्दी से जल्दी मैटर को रिजोल्व करती है, जो भी पैसे हैं उनको जल्दी से रिजोल्व करती है और सिस्टम में एक लिक्विडिटी लेके आती है, ठीक है। तो क्या आप, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो भी CII ने रिकमेंड किया कि एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होगा जिसमें हम जो FPI और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उन्हें हम बोलेंगे कि आप NPS को क्या करो, परचेज करो। इसमें एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म हमें चाहिए होगा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एनकरेज करेगा कि वो अपने NPOs को बेच सकेंगे, किनको, इन FPIs को या फिर AIFs को,
जिनके पास मतलब कि जिनको डर रहता है कि हमें भी बाद में हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उस विदाउट एनी फियर, ठीक है। सजेशन ये आरबीआई के कंसल्टेटिव पेपर ने भी बोला था, जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो एनपीएस को परचेज कर सकते हैं, मतलब कि जो एनपीएस को ये क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जैसे एफपीआई हो गई या जो एआईएफ हो गई, ये क्या कर सकती है, एनपीएस को परचेज करती है, मतलब जो भी काम हो रहा है वो आरबीआई के एज पर जो आरबीआई ने बोला उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। बैड बैंक को हम तभी सेटअप करते हैं जब गवर्नमेंट गारंटी करती है कि हम एनपी को वो परचेज करेंगे बैंक से एट मार्केट प्राइस। इसके अलावा कि इसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लेंडर्स हैं उनकी बैलेंस शीट को क्लियर किया जाए, ताकि वो और ज़्यादा फंड रेज कर सके। एक बात बताओ, बैंक खुद ही घाटे में चल रहा है तो आगे आपको फंड कैसे देगा? तो हम इसलिए कर रहे हैं, मल्टीपल बैड बैंक्स को हम इसलिए सेटअप कर रहे हैं ताकि उसकी जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो और वो भी अपनी फंड रेजिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके, जिसके साथ विच इन टर्न उसकी एबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ताकि वो बिजनेसेस डिफरेंट जो एमएसएमईज होगी या फिर इंडिविजुअल्स हैं उनको भी क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये भी इसलिए इसकी नीड है ताकि हम गवर्नमेंट को भी रिकैपिटलाइज कर सके, ठीक है। इट ऑल्सो ऑब्वियस नीड फॉर रिकैपिटलाइजिंग बाय द गवर्नमेंट। बैड बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, ये आप सबको पता होगा, इन्होंने भी ये प्रपोज किया था इकोनॉमिक सर्वे 2016-2017 में। करंटली जो एनपीएस हैं ये मेनली एआरसीएस को हम बेचते हैं, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एक सिक्योरिटी रिसीव्ड बेसिस पे रेदर देन कैश, ठीक है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ एआरसीएस क्या होती है, जहाँ पे पेमेंट आपको तभी मिलती है जब एक बार रिकवर कर ले, मतलब कि पहले एआरसी उस डिफॉल्टर से पैसे जब रिकवर कर देती है तो वो फिर एनपीए वो जो पैसा है फिर उनको दे देती है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम, एक सेकेंड गाइस। वेदर बेस्ड एडवांस वार्निंग सिस्टम फॉर डिजीज आउटब्रेक्स इन द वर्क्स गवर्नमेंट, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम वेदर बेस्ड एडवांस वर्किंग सिस्टम लेके आएंगे ताकि जो डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट में जो डिजीजेस एकदम से आउटब्रेक हो जाता है उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकें। इसमें क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है वो डेवलप कर रही है अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम, ठीक है, जिसका एम क्या है, कोई भी डिजीज आउटब्रेक होने से पहले, इंडिया में जैसे भी कोरोना आया, ठीक है, एक तरफ से डिजीज आउटब्रेक हुआ, उसको आउटब्रेक होने से पहले क्या है वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होने वाली सबको फोरकास्ट करेगी, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इसमें याद रहना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री ने काम किया है। इसके अलावा जो अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम है ये काम किस पे करेगी, इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर कैसे चेंज कर रही है और उस वेदर में कौन से डिजीजेस ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। जैसे आपको पता है जब बारिश का मौसम होता है या फिर उस वक्त मलेरिया, ये सब की जो बीमारियां होती हैं ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, ठीक है, या फिर जब चेंजिंग मौसम होता है तब कुछ जो फ्लूज होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम होगा ये इस रिलेशनशिप पे काम करेगी बिटवीन द वेदर चेंजेस एंड द डिजीज इंसिडेंट, जो मेनली वेक्टर बोर्न डिजीजेस जब ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह एक्ट करेगी ताकि हम डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा इजीली हम डिसीजन ले सकें नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। ये कम्युनिटी हेल्थ की कम्युनिटी की जो हेल्थ है उसको हेल्प करेगी कि किस तरह से जो एपिडेमिक्स होते हैं, देखो गाइस आपको पता है पेंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, इसके भी डिफरेंट कनेक्शन होता है कि कैसे कौन सी डिजीज कब एपिडेमिक बनती है, कौन सी डिजीज कब पेंडेमिक बनती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प हेल्थ कम्युनिटी फोरसी पोटेंशियल एपिडेमिक वीक, और ताकि हम एक्शंस ले सकें ताकि उस डिजीज का या किसी भी जो हजार्ड है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके इम्पैक्ट्स को हम पहले क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें या फिर इरेडिकेट कर सकें। अब क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है ये आप सबको पता होगा। रेनफॉल में चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होता है, कहीं ना कहीं हमारा डिजीजेस के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो उस वक्त बढ़ते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। डिजीजेस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है टू वेदर और क्लाइमेट कंडीशन। अब आप देखते हो जैसे अफ्रीका हो गया, वो ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ पे ये जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज है वो वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। डिजीजेज आर सेंसिटिव टू वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन, तो इसलिए अगर हम अर्ली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं या फिर हेल्थ रिस्क को वार्न कर देते हैं तो इसमें हम कुछ डिजीजेस हैं उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग 25 to 33% जो बर्डन डिजीज है ग्लोबली का जो डिजीज बर्डन है वो एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर की वजह से आता है। हमने एक बार पहले भी पढ़ा था किस तरह से जो जूनोटिक डिजीजेज है वो कितनी ज़्यादा है, मतलब कि बढ़ रही है अब धीरे धीरे विद टाइम, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है उन्होंने 2007 की रिपोर्ट में ही बोला था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट डिजीजेस के जो इन्फेक्शन है उसके रिस्क बढ़ चुके हैं मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में, और साथ में जो फ्लड्स और ड्राउट के जो इंसिडेंट्स हैं
उसकी वजह से जो डायरियल डिजीज है इनके रिस्क बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये आप सबको पता होगा जब फ्लड्स के इंसिडेंट बढ़ते हैं तो ये सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट फेस कैश क्रंच एज विंटर सीजन सेशन स्क्रैप। ठीक है, तो गाइस आप सबको पता होगा किस तरह से भी पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसको भी स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या है, जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन को जब से कैंसिल किया है तो देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स टिल फरवरी। मतलब कि देखो, हम कोई पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो उसमें देखो आपको पता है हमने डिफरेंट ग्रांट्स पढ़ी होगी, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होगी, एक्सेप्शनल ग्रांट्स होगी, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट्स पढ़ी है अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है। ठीक है, तो अभी क्या किया है, जैसे विंटर सेशन जब पार्लियामेंट का कैंसिल कर दिया है तो अब जो सप्लीमेंट्री जो डिमांड जो ग्रांट्स होती हैं अब वो अप्रूव नहीं होगी। मतलब अब बजट कब बनता है, फरवरी में, तो तब तक कोई भी ग्रांट्स अप्रूव नहीं होगी। क्यों, अब क्या है, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो अब भी कोई भी अगर आपको एडिशनल सोर्सेज चाहिए, एडिशनल पैसा होगा, इवन के डिपार्टमेंट्स में भी अब उसको नोट चाहिए होगी। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट आर्टिकल 115 में है, ये आप पढ़ लेना चाहिए अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, दे आर नीडेड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द अमाउंट। मतलब कि आपको पता है ना, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स किस लिए होते हैं, जब आपको अमाउंट कम पड़ जाए और उसके ऊपर आपको ज़्यादा खर्चा चाहिए तो इसके लिए आपको अप्रूवल कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। ठीक है, इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जिस्टिंग सेंटर स्कीम्स पे, और जो भी न्यू स्कीम चढ़ी हुई सब पे क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी प्लान है या फिर अभी प्लानिंग की प्रोसेसिंग में। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं ये हर सेशन में प्रेजेंट की जाती हैं जब अमाउंट ऑथराइज होता है फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। जितना भी अमाउंट आपको अलॉट हुआ है अगर वो इनसफिशिएंट पड़ जाए तब, या फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर की जरूरत आपको पड़ जाए फॉर एग्जिस्टिंग सर्विस या फिर न्यू सर्विसेज। ठीक है, या फिर कोई कॉन्टीजेंसी फंड एडवांस में से आपको कोई रिकूपिंग करनी है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट होता है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एडिशनल ग्रांट होता है, एक्सेस ग्रांट होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट होता है। ठीक है, एडिशनल ग्रांट कब आपको चाहिए होती है, जब आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके पास एडिशनल कुछ एक्सपेंडिचर पड़ जाए किसी न्यू सर्विस पे। ठीक है, मतलब कि आपने बजट में वो सर्विस ऐड नहीं की हो लेकिन कोई और न्यू सर्विस की वजह से एडिशनल एक्सपेंडिचर आपको करना है तो उसके लिए आप एडिशनल ग्रांट लेते हो। एक्सेस ग्रांट क्या होता है, अगर आपकी सर्विस पे आपको जो मनी ग्रांट हुई हो उस फाइनेंशियल ईयर में लेकिन उससे ज़्यादा पैसा उस सर्विस के लिए चाहिए तो आपको उस ग्रांट की अप्रूवल लेना पड़ता है। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, ये हम स्पेशल पर्पस के लिए ग्रांट होती है। ठीक है, और ये किसी करंट सर्विस का पार्ट नहीं होता। मतलब कि देखो इससे हम वो भी बोलते हैं, मतलब कोई एक्सेप्शनल सर्विस होती है। एक होती है वोट फॉर अकाउंट होती है, ठीक है, जिसे हम ब्लैंक चेक भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका हमें पर्पस नहीं बताया जाता कि मुझे ये ग्रांट क्यों चाहिए। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा 5 तरह के ग्रांट्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं हम अपनी, इंडिया लुक्स एट इंटीग्रेटिंग मोर कंट्रीज इनटू द कोस्टल रडार नेटवर्क। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिया चाह रहे हैं कि हम अपने जो कोस्टल रडार स्टेशन है उसको एडवांस करें, तो इसलिए वो खुद को कनेक्ट करना चाह रहे हैं मालदीव्स, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, इन सबसे अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मॉरिशियस, सीचल और श्रीलंका ये ऑलरेडी हमारी के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं, हमारे कोस्टल रडार चेन नेटवर्क के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम डिप्लॉय करते हैं कोस्टल सर्विलेंस नेट रडार को और मेंटेन करते हैं अक्रॉस द रीजन, इसका मतलब क्या है, हम अपने इंडिया का जो कोस्टल रडार चेन नेटवर्क है उसे एक्सपेंड कर रहे हैं एंड वी आर इनेबल रियल टाइम मैनर में हम हाई सी या क्या थ्रेट्स हैं उनको हम मॉनिटर कर सकेंगे। इसके साथ हमारा जो इंडिया का जो असिस्टेंस है वो भी एक्सपेंड होगा। हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं इंडियन ओशन की या उसके साथ जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको जो हम असिस्ट करते हैं वो भी हम एक्सपेंड कर सकेंगे। इंटीग्रेशन हम 2 प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सबसे पहला है इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जो कि गुरुग्राम में सेटअप हुआ था जब 26/11 के अटैक हुए थे। उसके बाद इट इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर मैरीटाइम डाटा फ्यूजन। इसके अलावा नेवी को भी गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है टू कंक्लूड की वाइट शिपिंग एग्रीमेंट विद 36 कंट्रीज एंड 3 मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट। मतलब कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नेवी को ऑथराइज किया हुआ है जिसमें क्या वो कुछ शिपिंग एग्रीमेंट 26 कंट्रीज के साथ उसने कंक्लूड किए हुए हैं और साथ में 3 मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट है। सेकेंड कौन सा इसमें, नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन, जिसका एम क्या है, वो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को प्रमोट करती है। ठीक है, इसको हमने एस्टेब्लिश इसलिए किया था ताकि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को मतलब कि इन्फॉर्म कर सके, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सके इंडियन ओशन रीजन में।
थ्रू वाइड शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट विद 21 कंट्रीज का ये एग्रीमेंट है और साथ में 20 मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर्स के साथ। ठीक है, ये जो IFC है दैट इज द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये ज्वाइंटली एडमिनिस्टर किया जाता है किसके द्वारा, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। बांग्लादेश वांट्स टू ज्वाइन इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ठीक है, तो अगर आपको पता है ट्राइलेटरल हाईवे में 3 कंट्रीज हैं, इंडियन, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, तो इसको कौन चाह रहा है, बांग्लादेश भी इसमें ज्वाइन होना चाह रहा है। अगेन जो ये न्यूज है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। देखो अभी ये रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हुई है, तो उसमें बांग्लादेश ने एक्सप्रेस किया कि वो भी चाह रहा है कि वो इस जो ट्राइलेटरल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन करना चाहता है, ताकि साउथ ईस्ट एशिया में अपनी कनेक्टिविटी को वो एनहेंस कर सके। ठीक है, बांग्लादेश ने अपना जो इंटरेस्ट शो किया है वो तब किया है जब कम्स एट अ टाइम व्हेन, जब बांग्लादेश, चाइना, इंडियन, म्यांमार का जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं क्या धीमी पड़ गई। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं एक न्यू चैप्टर ओपन होगा इन ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो कहते जो इंडियन, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है ये क्या करेगा, मणिपुर के मोरे को कनेक्ट करेगा थाईलैंड के माइसोर से। ठीक है, तो कहते आपको आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये म्यांमार है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये क्या अपना थाईलैंड है। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके ऐसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, अभी मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट करेगा। ये एक ग्रैंड इनिशिएटिव है, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा है। आपको पता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसके अंदर क्या है, इंडिया जो अपनी ईस्ट की जो कंट्रीज है उस पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसका एम यही है कि हम लैंड एक मतलब कि लैंड के थ्रू क्या मतलब कि कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे एशियन कंट्रीज में, जो 10 कंट्रीज हैं, ताकि हम अपने ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट कर सकें। इंडिया ने ऑलरेडी हाईवे को एक्सटेंड किया है ताकि हम इसी हाईवे जो अभी इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड तक जाता है, इसको हम चाहते हैं कि इसको हम एक्सपेंड करें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से ट्रांसपोर्टर कॉरिडोर्स हैं, सबसे पहले तो BBIN कनेक्टिविटी, आप सबको पता होगा, हमने पहले ही पढ़ा है, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया, नेपाल के बीच में। इससे पहले के सार्क के अंदर एक कनेक्टिविटी प्रोग्राम होना था, लेकिन वहां पे पाकिस्तान ने कुछ अपनी टांग अड़ा दी थी, जिस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया था, इसलिए वो BBIN कनेक्टिविटी स्टार्ट हुआ था। ये एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जिसके अंदर क्या जो भी ट्रक्स है, जो कमर्शियल व्हीकल्स है, वो एक दूसरे की कंट्री के हाईवे को यूज कर सकते हैं ताकि हम ट्रेड को इजिली कर सकें। ठीक है, एक है BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका एम यही है कि हम क्या करेंगे, चाइना को लिंक करेंगे कोलकाता से, और ये पास होकर कहाँ से जाएगा, म्यांमार के मंडले से, और बांग्लादेश के ढाका से क्रॉस होके जाएगा। एक है कालाधन प्रोजेक्ट, ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा था। कालाधन प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, मल्टी मोडल सी, रिवर और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएंगे ताकि हम जो भी कार्गो है इसको शिप कर सकें फ्रॉम ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया टू म्यांमार थ्रू सीथवे पोर्ट एज वेल एज टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विया म्यांमार। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहला है ONGC ने अभी इंडिया की 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन ओपन करी है। ठीक है, ONGC लिमिटेड, जो आपको पता होगा ONGC काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, इसने स्टार्ट किया है कि ये क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करेगी, कहाँ से, बंगाल बेसिन से, और इट विल मेक बंगाल बेसिन इंडिया। इससे क्या है, जो बंगाल का बेसिन है वो इंडिया का 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन बन जाएगा। इसके अलावा 7 बेसिन है, वो कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ, राजस्थान कावेरी, असम अराकान फोल्ड बेल्ट एंड काम्बे। अभी क्या है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन उन्होंने बोला है कि हमारे इंडिया में 26 सेडिमेंट्री बेसिन है, जिसमें से जो 16 है वो ऑनलैंड है। देखो ऑनलैंड होता है, एक ऑफलैंड होता है। ठीक है, ऑफलैंड मतलब कि जो ऑफशोर होता है, सी में होता है। ठीक है, 7 दे आर लोकेटेड बोथ ऑनलैंड एंड ऑफशोर, एंड 3 जो कंप्लीटली है वो ऑफशोर है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड, आप सबको इतना पता ही होगा। जो ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड है ये एक तरह के हाई एलिवेशन ग्रासलैंड होते हैं। दे आर ओनली 2% ऑफ ऑल द ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड हैं उनको क्लासीफाई किया गया है एज वेस्टलैंड इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान सिंस दे आर अनलाइकली टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, अभी क्या है, जो ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड है शोला स्काई आइलैंड में, वेस्टर्न घाट में, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिड्यूस हुए हैं क्योंकि एक्सोटिक जो स्पीसीज होती हैं उनकी इन्वेजन की वजह से, मतलब कि वो कुछ ऐसी फॉरेन स्पीसीज होती हैं जो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो वेस्टर्न घाट्स के जो शोला आइलैंड से वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिड्यूस हुए हैं ड्यू टू दैट स्पीसीज, जैसे अकेकियाज हो गया, पाइन्स हो गया, या यूकालिप्टस हो गया। ठीक है, अभी क्या है, ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान करते हैं, एंड एक तरह का वही कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक सोर्स है टू डाउनस्ट्रीम कम्युनिटी। नेक्स्ट है हिमालयन ट्रिलियम, इसको हम नागचरी भी बोलते हैं। ये टेम्परेट और सब एल्पाइन जोन में एक कॉमन हर्ब है
इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पाई जाती है। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, नहीं, इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पाई जाती है। इंडिया में मेनली कहाँ पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड में। ये प्लांट दे आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कमर्शियल प्लांट हिमालयन रीजन का। क्यों? क्योंकि एक हाई इसमें मेडिसिनल क्वालिटी है, एंटी कैंसर और एंटी एजिंग एजेंट है। इसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कहीं ना कहीं इसको मेन थ्रेट है, आईयूसीएन स्टेटस है, देखा जाए तो उसका एंडेंजर है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट कंजक्शन। देखो गाइस ये ग्रेट कंजक्शन क्या होता है? तो वो एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें क्या है, अभी आप पढ़ा भी होगा आपने, मतलब कि देखो मैंने तो सही बताऊं आपको, सोशल मीडिया पे पढ़ा है, आपको पता होगा ग्रेट कंजक्शन में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है। इस वक्त क्या तो सैटर्न और जुपिटर है, दे ब्रिंग क्लोजेस्ट इन द नाइट स्काई। कब? 21 दिसंबर को आए हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर 400 ईयर। इसको क्रिसमस स्टार भी बोलते हैं। कंजक्शन इसका नाम इसलिए दिया गया है, इवेंट अभी कोई ऐसा इवेंट होता है जब प्लेनेट या कोई एस्टेरॉइड, ठीक है, दे आर अपीयर टू बी वेरी क्लोज टुगेदर, जब वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं इन द स्काई, जब हम अर्थ से देखते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स यूज द वर्ड ग्रेट फॉर द कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न बिकॉज प्लेनेट का साइज इतना बड़ा था, इसलिए इसको ग्रेट कंजक्शन नाम दिया गया। ठीक है, आपको पता है जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है और उसके बाद सैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इनोग्रेटेड एट हैदराबाद। हैदराबाद में अभी देखो गाइस ये हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है, एक वैक्यूम ड्राइवन इंक्लोज फ्री जेट फैसिलिटी है। एक सेकेंड, हाँ, तो गाइस ये हाइपरसोनिक विंड टनल जो फैसिलिटी है ये वैक्यूम ड्राइवन इंक्लोज फ्री जेट फैसिलिटी है। इसमें नोजल्स हैं। इससे क्या होगा, जो आपको पता है 5 से 12 मैच नंबर, देखो भाई मैच नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उन नोजल्स को ये करेगा इजीली जेट फैसिलिटेट करेगा। मार्च नंबर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड इन अ गिवन मीडियम टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट जेट होते हैं, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक। ठीक है, इट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है और काफी मेजर रोल प्ले करेगा इन द रियलाइजेशन ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, यूएसए रशिया के बाद इंडिया थर्ड कंट्री बन चुकी है जिसके पास ये फैसिलिटी है। नेक्स्ट है फोर्थ इंडिजिनियस गेम्स इंक्लूड करी है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। इसमें जो 4 गेम था वो इंक्लूड कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। एक है क्लैरोपेयर 2, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला की। देखो गाइस अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो आपके चारों के चारों आपको पता होगी। गटका ये पंजाब से ओरिजिनेट हुई है, ये फाइटिंग स्टाइल है सिख वॉरियर्स का, ये मेनली सेल्फ डिफेंस और एज अ स्पोर्ट दोनों की तरह यूज किया जाता है। थांगता ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है, इट इज डेडिकेटेड टू फाइटिंग स्किल एंड द वर्शिप। लास्ट है मल्लाखंबा, ये ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है जिसमें एथलीट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ जिम्नास्टिक मूव्स शो करते हैं और डिफरेंट पोजेस शो करते हैं इन अ वर्टिकुलर वुडन पोल या रोप पे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। लास्ट न्यूज आज की, सेंटिनलीज एंड द ग्रेट एंडमिनीज। अभी क्या है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, वॉर्न किया है ऑफ थ्रेट टू दीज 2 एंडेंजर्ड ग्रुप्स फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, अभी के जो सेंटिनलीज और ग्रेट एंडमिनीज है ये 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में से 2 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के। देखो गाइस ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं मेनली, ठीक है, जिसमें से कुछ ट्राइबल ऐसी है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब कि खत्म होने वाली है। तो अभी जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने वॉर्न किया है इन 2 एंडेंजर्ड ग्रुप्स को कमर्शियल एक्टिविटी से। ठीक है, सेंटिनलीज क्या, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 50 से 100 रह चुकी है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नो सेंटिनल आइलैंड पे रहती है। ठीक है, और आउटसाइड द वर्ल्ड इनका जो कॉन्टेक्ट किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं है। इसके अलावा जो अंडमान, अनलाइक द अदर पीवीटीजीज अंडमान में जो ग्रेट एंडेमीज है ये फिर भी थोड़ा जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा कॉन्टेक्ट में है, लेकिन जो सेंटिनलीज है ये तो बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट में नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अच्छा लगे तो लाइक करना, बाकी कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।